Hello students, we were studying the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and today we'll start the second part. The topic is the making of nationalism in Europe. किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म का इमरजेंस हुआ. The basic concepts of nationalism in Europe we have studied in the previous video, और इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ते हैं some important dates. You will have to listen very carefully. सबसे पहले 1797 नेपोलियनिक इन्वेड्स इटली. नेपोलियनिक वॉर्स बिगिन. नेपोलियन ने जो इन्वेडिंग स्टार्ट किया सबसे पहले इटली पे किया और ये 1797 में स्टार्ट हुए. तो नेपोलियनिक इन्वेड स्टार्टेड इन 1797. इसके बाद फॉल ऑफ नेपोलियन 1814 1815. वाटरलू वॉर आपको याद होगा, मैंने बताया था इन द प्रीवियस वीडियो. और उसके बाद में 1815 में वियना कांग्रेस, जिसको हम वियना पीस सेटलमेंट कहते हैं. 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस. ग्रीक इट मीन्स इसको यूनान भी कहते हैं, ग्रीस भी कहते हैं. सो इट वाज रूल्ड बाय ओटोमन एम्पायर, टर्की. और यहाँ पे 1821 में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और 1832 में ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गया. 1848 रिवोल्यूशंस इन यूरोप. कौन कौन से कंट्रीज़ में रिवोल्यूशंस यहाँ पे हुई, किस किसने की? आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स, रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स. क्योंकि उस समय इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब है कि द पीपल फेस्ड प्रॉब्लम्स टू गेट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, टू फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, एंड देयर लिवलीहुड बिकेम वेरी हार्ड. Middle classes demand constitutions and representative governments. Italian, Germans, Magyars, Poles and Czech Republic, etc. demand nation states. यहाँ पे they required more liberties, they demanded more political freedoms, etc. तो यहाँ पे representatives जो है गवर्नमेंट्स बनाने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रगल हुए. 1859 1870 ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली का ड्यूरेशन था. इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइड था और ये यूनिफाइड हो गया, एक इटली बन गया सिंगल. दिस वाज द ड्यूरेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. जर्मनी ऑल्सो वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेट्स. 1905 में स्लाव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर्स. तो इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे. यू विल हैव टू रिमेंबर सम इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर एवर. अब करते हैं इसकी शुरुआत. इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो दैम टुडे. आज हम जर्मनी को जानते हैं, इटली को जानते हैं, रसिया को हम जानते हैं. उस टाइम इस तरह का कोई स्टेट, नेशन स्टेट नहीं था. वॉट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इंटू किंगडम्स, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Sentences आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज मतलब पूरी तरह से डेस्पोटिक मोनार्कीज. पावरफुल किंग्स यूज टू रूल देयर within the territories of which lived diverse peoples. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common कल्चर. मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तरह के लोग नहीं थे. दे हैड डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट देयर डिफरेंट रिलीजन्स एक्सेट्रा. तो अलग अलग तरह के लोग वो होते थे. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. जैसे मैंने आपको बताया, दे बिलोंग्ड टू डिफरेंट रेसेस. जैसे अब आपको याद रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको. सबसे पहले हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करते हैं. हैब्सबर्ग एम्पायर जो है वो कहाँ रूल करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी में. ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी यूरोप में. ऑस्ट्रिया हंगरी पे कौन रूल कर रहा था? हैब्सबर्ग एम्पायर. इसके बाद हम बात करते हैं इंक्लूडेड एल्पाइन रीजन्स, जिसमें एल्पाइन रीजन में कौन कौन सी चीज़ें आती थी? इट मीन्स कौन कौन से एरियाज आते थे? टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटनलैंड. These areas were the part of Alpine regions as well as इसके साथ साथ बोहेमिया भी आता था, where the aristocracy was predominantly German speaking. ठीक है, यहाँ पे जो बोहेमिया के अंदर
एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे, यानी कि राजा महाराजा रॉयल फैमिली के जो लोग थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ऑस्ट्रिया हंगरी में कौन सा एम्पायर था? हैब्सबर्ग एम्पायर। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से और एरियाज आते थे? एल्पाइन रीजन था। एल्पाइन रीजन में क्या आता था? टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड। और इसमें बोहेमिया भी आता था, जिसके अंदर एरिस्टोक्रेटिक लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। और इसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया, क्या बोला? लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ये दो ऐसे प्रोविंसेस थी जहाँ पे इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। अब आगे चलते हैं हंगरी के बारे में। हंगरी यूरोप की एक कंट्री है जहाँ पे ये एक स्टेट था, इंडिपेंडेंट स्टेट था, लेकिन नेशन नहीं था। हंगरी में लगभग आधे लोग, आधी पॉपुलेशन मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, और आधे लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डायलेक्ट्स बोलते थे। दीज वर नोन एज द रीजनल लैंग्वेजेस और द वर्नाकुलर्स और डायलेक्ट्स। गैलिसिया में एक और जगह का नाम हम ले रहे हैं, गैलिसिया। यहाँ पे जो रॉयल पीपल थे, एरिस्टोक्रेसी, वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। जबकि बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, दे आर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। जैसे आप बोहेमियंस और स्लोवैक्स का एग्जाम्पल लेंगे नॉर्थ में, तो इस तरह से नॉर्थ में कौन थे? बोहेमियंस और स्लोवैक्स थे। स्लोवेन्स इन कार्नियोला, कैरोट्स टू द साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो इस तरह से इतने डिफरेंट लोग पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं हो सकते हैं, यानी कि वो एक तरह की गवर्नमेंट, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम वो कैसे रख सकते हैं जब इतने सारे डिफरेंसेस वहाँ पे होंगे। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। अगर वो एम्परर के लिए एक तरह से लॉयल हैं तो ही वो उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर स्टेट में रह सकते हैं। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। इस तरह की डाइवर्स कंडीशंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस होने के बावजूद भी नेशन स्टेट किस तरह से इमर्ज हुए? पढ़ते हैं 2.1, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देखो न्यू मिडिल क्लास मीन्स मिडिल क्लास पीपल जो ना तो बहुत ज़्यादा रॉयल पीपल थे, हायर क्लास लीड ग्रुप से रिलेट थे, और ना ही बहुत ज़्यादा पुअर थे। दे वर मोस्ट ऑफ देम वर एजुकेटेड पीपल एंड दे न्यू अबाउट देयर राइट्स। लाइक जैसे आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी मिडिल क्लास इमर्ज्ड, और उसी की वजह से फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ। आगे चल के रशियन रिवोल्यूशन भी इसी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और एरिस्टोक्रेसी होती है मोनार्कियल पीपल, राजा महाराजा होते हैं, एरिस्टोक्रेसी में आते हैं। तो इन दोनों के बीच का हम अभी रिलेशन पढ़ रहे हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट across regional divisions. They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. ये serfs कौन होते थे? Those people who used to work on the land but they were not the owner of land. तो वो serfs होते थे, just बहुत ज़्यादा exploited people हम उनको कह सकते हैं। तो in this paragraph we have studied that what kind of privileges were there in the aristocracy. उनके पास किस तरह से पावर थी। हालांकि वो मतलब अगर हम उनकी बात करें कि प्रोपोर्शन की बात करें तो काफ़ी कम संख्या में थे, लेकिन बावजूद इसके उनके पास काफ़ी पावर थी। पीजेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में थे। पीजेंट्स जिसको हम कहते हैं फार्मर्स, पीजेंट्स एक्सेट्रा। तो ये जो है स्ट्रक्चर था एट दैट टाइम इन एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री। अब चलते हैं वेस्टर्न पार्ट की तरफ। वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करें,
द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि टाउन्स ग्रो हो रहे हैं। एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1750 में हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड एंड टिल 1780 द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज स्टार्टेड। ये भी आपको याद रखना है। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मनी स्टेट्स इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन इंग्लैंड में तो पहले आ गया, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द 18th सेंचुरी एंड द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। बट इन फ्रांस एंड जर्मनी ये 19th सेंचुरी में आया। इट मीन्स आफ्टर 1800 AD। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे, मजदूरी का काम करते थे, दे वर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। कि 19th सेंचुरी जब ख़त्म होती है 1900 तक आते आते, तो उस समय तो ये लोग काफ़ी कम प्रोपोर्शन में थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेज दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। अब लास्ट में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो सिर्फ एक सीधा सा सेंटेंस बनता है कि एरिस्टोक्रेटिक पीपल वर means having a lot of powers, but new middle class people opposed this kind of power, and they wanted to remove aristocratic system and aristocratic privileges gain popularity। मतलब ये जो abolition of aristocratic privileges है, इसको काफ़ी ज़्यादा popularity मिली among the people when the middle class people explained that if we remove aristocratic privileges then the society will get more and more resources and more relaxable conditions for all the people, right? And poverty might be removed and the condition of working classes will be improved, working class population। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? Here we have discussed only one thing, the aristocracy and the new middle class में, कि new middle class people जो है वो educated लोग थे, they wanted to abolish, means वो उसको हटाना चाहते थे। किसको? एरिस्टोक्रेसी को। they wanted to abolish एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम और एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो उनको अलग से राइट्स मिले हुए थे। नाउ 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। नेशनलिज्म तो हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। नेशनलिज्म मीन्स द लव फॉर द स्टेट, लव फॉर द टेरिटरी, लव फॉर द पॉपुलेशन, पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। द फीलिंग ऑफ दिस काइंड्स ऑफ थिंकिंग दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? लिबरल, सबसे पहले हम इस वर्ड को देखेंगे। लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लिबर, और ये लिबर वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का है? लैटिन लैंग्वेज का है। लिबर वर्ड इज ऑफ लैटिन लैंग्वेज। लिबर का मतलब होता है फ्री, इट मीन्स आज़ाद होना। तो लिबरल हो गया ऐसा कोई भी पर्सन जो, या इस तरह का कोई भी थिंकिंग रखने वाला कोई भी पर्सन जो ये सोचता है कि इंडिविजुअल शुड बी फ्री, और समथिंग लाइक दैट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द इंडिविजुअल्स और द पीपल दे मस्ट बी हैव द फ्रीडम, तो उसको हम कहते हैं लिबरल। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। हेयर हम 4 टाइप के लिबरल नेशनलिज्म की बात करेंगे। लिबरल नेशनलिज्म, द मीनिंग ऑफ लिबरल और लिबरलिज्म इज डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। क्लियर? सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू मिडिल क्लास पीपल के लिए लिबरल का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कि न्यू मिडिल क्लास पीपल के लिए लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जब हर आदमी फ्री होगा और कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे, तो वो हो गया न्यू मिडिल क्लास पीपल जो चाहते थे, वो हो गया लिबरलिज्म फॉर न्यू मिडिल क्लासेस। अगर हम पॉलिटिकली बात करें
तो पॉलिटिकली जो है वो नेशनल लिबरलिज्म क्या हो गया, इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ऐसी सरकार जो लोगों के कंसेंट से बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकली लिबरलिज्म कहते हैं। तो लिबरलिज्म एक है लेकिन मीनिंग इसके दो आ गए अभी तक। फॉर न्यू मिडिल क्लास पीपल सेपरेट मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, फॉर पॉलिटिकली separate meaning of liberalism. Now, after French Revolution, liberalism got a new meaning, right? What meaning? End of autocracy and clerical privileges. कि जो privileges जो बाई बर्थ किसी को सुविधाएं मिली होती हैं उनकी समाप्ति, और ऑटोक्रेसी यानी कि मोनार्कियल सिस्टम की भी समाप्ति। आ कॉन्स्टिट्यूशन एक नया संविधान, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो लोगों को रिप्रेजेंट करती है ऐसी सरकार होनी चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू, यानी कि with the representative body elected by the people. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. ये भी liberalism में शामिल किया गया। So till now we have discussed 3 kinds of liberalism. सबसे पहला न्यू मिडिल क्लास पीपल के लिए liberalism क्या था, after that we discussed about politically, और after that we discussed since the French Revolution. तो तीनों liberalism आपको समझ में आ गए होंगे, तीनों को याद रखना है। अब चलते हैं आगे। सफ्रेज एक वर्ड लिखा हुआ है, सफ्रेज, इसका मतलब होता है राइट टू वोट, स्पेशली फॉर वीमेन। यूनिवर्सल सफ्रेज मीन्स वोट, राइट टू वोट फॉर ऑल, सबको इक्वली राइट टू वोट मिले। दे कैन कास्ट देयर वोट, ईदर दे आर मेल और दे आर फीमेल्स, राइट। सो यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें फ्रीडम दी जाती है, ऐसे इलेक्टेड गवर्नमेंट, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, मैन विदाउट प्रॉपर्टी, एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट्स मेल एंजॉयड सफ्रेज। जैकोबिन जो गवर्नमेंट फ्रांस में आई आफ्टर रिवोल्यूशन, उस समय सभी एडल्ट मेल्स, मीन्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस आफ्टर द रिवोल्यूशन, द मैन ओनली मोर देन द एज ऑफ 25 years एंड ओनली दोज मैन हु कुड पे द टैक्स इक्वल टू 3 days लेबरर्स वेजेस। तो अमीर लोग और सिर्फ मेल मेंबर्स, दे हैड द सफ्रेज राइट टू वोट। हाउएवर Napoleonic code went back to limited suffrage and reduced women to status of a minor, और women के rights उस टाइम छीन लिए गए थे, subject to the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 1792, 93 और इसके बाद राइट टू वोट वॉज ओनली प्रोवाइडेड टू द रिच मैन, ओनली मैन। तो जो पुअर पीपल बच गए, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, नॉन प्रॉपर्टीड पर्सन और विमेन, इन लोगों ने मिलकर मूवमेंट स्टार्ट कर दी, अपोजिशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अब बात आती है इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर लिबरलिज्म क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट्स फ्री हों एंड अबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। क्योंकि पहले एक ट्रेडर कोई भी सामान दूसरी जगह पे लेके जाता तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था। तो इस तरह के टैक्स के रिमूवल के लिए और लिबरलिज्म का जो मीनिंग है वो इससे समझा गया कि इकोनॉमिकली लिबरलिज्म क्या होता है। इसका मतलब होता है मार्केट्स शुड बी फ्री फ्रॉम द स्टेट रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस शुड बी रिमूव्ड, मीन्स दोज रिस्ट्रिक्शंस लेविड बाय द स्टेट। तो सब तरह की चीज़ों पे अगर हम रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, फ्रीली मार्केट्स में चीज़ें आ सकेंगी, बेची जा सकेंगी, खरीदी जा सकेंगी, तो वो होता है इकोनॉमिकली लिबरलिज्म। ड्यूरिंग द 19th century दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स। अब हम कुछ ऐसे रीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, यानी कि 1850 से पहले, जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज
कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। देखो नेपोलियन ने इक्वालिटी लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। व्हाट काइंड ऑफ वर्क वाज डन बाय नेपोलियन कि उस समय 39 स्टेट्स थे। इट वाज द कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, यानी कि जर्मनी जो है वो 39 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था और हर स्टेट के पास अपनी करेंसी थी, अपना अलग वेट था, मेजरमेंट था। टुडे इफ़ यू परचेज 1 kg सुगर इन द मार्केट ऑफ योर सिटी देन यू विल गेट 1000 ग्राम्स, राइट। लेकिन अगर आप दूसरे शहर में जाके शुगर खरीदोगे तो कितना आएगा? उतना ही आएगा डेफिनेटली। वाई? बिकॉज द वेट एंड मेजरमेंट्स आर सिमिलर इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट और एवरीवेयर, राइट, इन आवर कंट्री। इफ़ यू गो आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री तो अलग मेजरमेंट से मिलेगा, लेकिन उसका रेट अलग मिलेगा। क्लियर? करेंसी अलग हो जाएगी। इट मीन्स उस समय एक जर्मनी के अंदर 39 स्टेट्स ऑफ कॉन्फेडरेशन था, एक कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, और हर स्टेट के अंदर अपने अलग अलग सिस्टम थे। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रेडर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है ट्रेड करने के लिए तो उसको कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। 1833 का एग्जाम्पल लेंगे। हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग अगर कोई ट्रेडर जाता है तो उसको 11 कस्टम्स बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे और हर जगह तकरीबन 5% उसको देना पड़ेगा। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेवीड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और लेकिन ये कितना डिफ़िकल्ट होता था कि इन वन स्टेट द वेट वॉज डिफरेंट, इन अनदर स्टेट मेजरमेंट वॉज डिफरेंट। सो इन दिस वे द ट्रेडर्स फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज as each region had its own system of weights and measurement, the world time consuming calculation, the measure of cloth. For example, अगर हम देखेंगे तो आज हम easily मीटर, सेंटीमीटर या फीट में हम इसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन उस समय इसको मेज़र किया जाता था LA, राइट, which in each region stood for a different length। जैसे 1 LA ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर फ्रैंकफर्ट में आप 1 LA खरीद रहे हैं तो आपको मिलेगा 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा। इफ़ यू आर परचेजिंग इट इन अनदर सिटी ऑफ जर्मनी, मेंज, 55.1 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। लेकिन अगर न्यूरेमबर्ग में जा रहे हैं तो इसका कितना लेंथ हो जाएगा? 65.6 सेंटीमीटर। और फ्रेबर्ग में जाके ये हो जाएगा 53.5%। तो आप देख सकते हैं एक ही जगह पे अलग अलग कॉन्फेडरेशंस के अंदर कितना डिफरेंट यहाँ पे आता था। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। तो ये एक बड़ी डिफिकल्टी थी, बड़ा हर्डल था। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। उनके लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट हो गया जो इस तरह की बात करते थे, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की बात करते थे। तो इसको दूर करने के लिए एक स्टेप उठाया गया। व्हाट वाज दैट स्टेप? इन 1834 ए कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड। इट वाज जोल्वेरिन, इसका नाम था जोल्वेरिन। दिस वाज द कस्टम्स यूनियन एंड इट वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रसिया। प्रसिया ने सबसे पहले इसके लिए कोशिश की और इसको बनाया। जिस भी स्टेट ने इसको ज्वाइन किया, जर्मन स्टेट ने, ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया। लेकिन इसको ज्वाइन करने के बाद क्या करना था सभी को, जो भी इसके मेंबर बने, द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, राइट। सो दिस वाज द मेन इम्पैक्ट आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ दैट यूनियन कि यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स होते वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म कर दिए। और जो करेंसीज थी, जो 39 स्टेट्स में एटलीस्ट 30 जो करेंसी यूज़ हो रही थी वो सिर्फ अब 2 बच गई। इट मीन्स कि सिमिलैरिटी लाने के लिए और यूनिफिकेशन का एक तरह से इनिशियल स्टेप हम इसको बोल सकते हैं। सो द डिफरेंसेस वर रिमूव्ड बाय दिस यूनियन बिकॉज टैरिफ बैरियर्स वर कंप्लीटली रिमूव्ड एंड करेंसीज वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 2, only 2. The creation of a network of railways further stimulated mobility. लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने लगे। Harnessing economic interest to national unification, a way of economic nationalism, strengthen the wider nationalist sentiments growing at the time. और इस तरह से nationalist जो sentiments है, feelings हैं, उनको एक तरह से encouragement मिला and these feelings were increased in Europe. Now come to the next topic.
न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। न्यू कंजर्वेटिज्म, ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है ट्रेडिशनल थिंकिंग, ट्रेडिशनल आइडियाज, ट्रेडिशनल सिस्टम। इट मीन्स कि मोनार्कियल सिस्टम, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम, डेस्पोटिक सिस्टम, दैट इज कंजर्वेटिव सिस्टम। यानी कि इसमें पुराना जो आइडिया है उसको फॉलो किया जाता है, ट्रेडिशनल आइडियाज को फॉलो किया जाता है। तो ट्रेडिशनल इज इक्वल टू कंजर्वेटिज्म, राइट? ये आपको समझना है। नेपोलियन हार गया 1815 में। यूरोपियन गवर्नमेंट्स, इट मीन्स जो यूरोप में मेन गवर्नमेंट्स थी, पोलैंड, जर्मनी, रशिया एट्सेट्रा, वर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर गवर्नमेंट्स कैसी थी? कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट थी, क्योंकि वहाँ पे किंग्स और उनके जो किंग्स के बैरन्स एट्सेट्रा होते थे वो मिलके शासन करते थे अंडर द इंस्ट्रक्शंस बाय द किंग। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like monarchy, church, social hierarchies, property and the family should be preserved। ये सारी फीचर्स जो आपको दिख रही हैं, these are the features of conservative governments और conservatism। आपको समझ में आ रहा है? कंजर्वेटिज्म मतलब पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम को कंजर्वेटिव सिस्टम कहते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव्स however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। हालांकि कंजर्वेटिव्स ट्रेडिशनल आइडियाज़ में ज़रूर बिलीव करते थे। ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो रिवोल्यूशन से पहले के जैसा सिस्टम होता था उसमें बिलीव नहीं करते थे। रादर दे रियलाइज्ड, तो उन्होंने क्या बिलीव किया, क्या रियलाइज किया? फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। कि जो मॉडर्न चेंज किए गए नेपोलियन ने, उनसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो है जैसे मोनार्की वो ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत हो सकते थे। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। स्टेट को ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। क्योंकि फ्यूडलिज्म और सर्फडम और इस तरह की चीज़ों को अगर ख़त्म किया जाता है तो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज हैं यूरोप के अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। अब 1815 में क्या हुआ? 1815 में नेपोलियन हार गया और उसके हारने के बाद एक वियना के अंदर, कहाँ पे? वियना में एक कांग्रेस का जो है सेटअप किया गया, एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसको हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं या ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ यूरोपियन पावर जो थी जैसे ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों पावर्स ने कलेक्टिवली दे डिफीटेड नेपोलियन एंड मेट एट वियना टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप। ठीक है। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रियन चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, क्या नाम था? ड्यूक मेटरनिक। उसने इसको प्रेजाइड किया, होस्ट किया, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया में है। द डेलीगेट्स यानी कि जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स मिले इन चारों कंट्रीज के, दे ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया ट्रीटी का, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजेस आए आपको याद रखना है। ट्रीटी ऑफ वियना, वियना कांग्रेस, वियना कॉन्फ्रेंस, ये सब इसी के नाम है। तो अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। द बोर्बन डायनेस्टी, देखिए न्यू कंजर्वेटिज्म हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल पहले की तरह ये ट्रेडिशनल नहीं था, कुछ चेंज के साथ दोबारा से ट्रेडिशनल आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए गए, जिसमें से मोनार्की एक है। मोनार्की वॉज द ट्रेडिशनल आइडिया दैट वाज नोन एज कंजर्वेटिव सिस्टम। तो दोबारा से मोनार्की को लाना मतलब कंजर्वेटिव सिस्टम दोबारा आ गया, और लेकिन ये थोड़ा चेंज के साथ आया क्योंकि नए फॉर्म में आया, इसलिए हम इसको न्यू कंजर्वेटिज्म कहते हैं। जैसे बोर्बन डायनेस्टी फ्रांस में पहले भी थी, आपने पढ़ा होगा 1789, राइट। बिफोर दैट बोर्बन डायनेस्टी वाज देयर। लुई 16, लुई 15, लुई 14, ये सब बोर्बन डायनेस्टी के किंग्स थे। which had been deposed during the French Revolution was restored to power। दोबारा से बोर्बन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी वो सारी की सारी इन पावर्स ने आपस में बांट ली। ठीक है, कैसे बांटी ये आप देखते हैं यहाँ पे। जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वो सेटअप इन द नॉर्थ में इनको मिला के किंगडम सेटअप किया गया। एंड जिनोवा वॉज एडिड टू पीडमोंट इन साउथ में जिनोवा को कहाँ जोड़ दिया गया?
पीडमोंट में जो कि साउथ में था। प्रसिया को इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज मिल गई वेस्टर्न फ्रंटियर पे, वेस्ट की तरफ। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया। एंड बट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वर लेफ्ट अनटच्ड। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप किया गया, जिसमें बेल्जियम भी था नॉर्थ में। जिनोवा पीडमेंट में मिला दिया गया जो साउथ में था। प्रसिया को नई टेरिटरी मिल गई वेस्टर्न फ्रंटियर पे। और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया, राइट। लेकिन जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था उसको कोई चेंज नहीं किया गया, उसमें कोई उसको अनटच रखा गया। इन द ईस्ट में क्या हुआ, रसिया को पोलैंड मिल गया, पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रसिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी नाम की भी ये जो स्टेट था वो प्रसिया को मिल गया। तो रसिया को क्या मिल गया, पोलैंड मिल गया ईस्ट में, और प्रसिया को क्या मिल गया, सैक्सनी। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। मेन पर्पज क्या था, इंटेंशन क्या थी वियना कांग्रेस की या इन चारों पावर्स की, कि मोनार्कीज को दोबारा लाना जो नेपोलियन ने हटा दी थी। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, कि पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक थी, मोनार्कियल सिस्टम था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। अगर कोई भी इन गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करता तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाता था। सो टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और ऐसी किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म को दबा दिया जाता था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। इस तरह के सभी आइडियाज को सप्रेस किया गया। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals, right। फिर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक तरह से हम जो रिजल्ट या इम्पैक्ट मानते हैं उससे इंस्पिरेशन मिलता रहा लिबरल्स को। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये एक नया इसमें एक कॉन्सेप्ट आया, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, क्योंकि जिसने भी क्रिटिसाइज किया उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस का सबसे ज़रूरी यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए था, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मेजर इशू, राइट, जो लिबरल नेशनलिस्ट ने उठाया कि प्रेस को फ्री होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। सो इन दिस वे, इन दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड टिल नाउ कि 1850 का वियना कांग्रेस क्या था और उसमें कौन कौन से चेंजेज आए, किस कंट्री को फ्रांस की टेरिटरीज, कौन सी टेरिटरीज मिल गई, और किस तरह से यूरोप के मैप में एक चेंज आ गया। अब पढ़ते हैं द रिवोल्यूशनरीज। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है। लिबरल नेशनलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा, दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी विद द न्यू आइडियाज, स्पेशली लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वेलिटी एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन रिवोल्यूशनरीज क्या थे, दे वांटेड चेंजेस रेडिकली, कि अचानक और ज़्यादा मतलब रेडिकल चेंजेस वो चाहते थे। दे वर नॉट मॉडरेट, दे वर नॉट बिलीविंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जस्ट दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, और पूरी तरह से कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट थे ये लोग, राइट। फॉर एग्जाम्पल जेसीपी मैज़नी, वन ऑफ द एग्जाम्पल जेसीपी मैज़नी इटालियन रिवोल्यूशनरी था, एक इटली का एक क्रांतिकारी या रिवोल्यूशनरी था जेसीपी मैज़नी। जिनोवा में बर्थ हुआ 1807 में। इसके बाद वो एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया जिसका नाम था कार्बोनेरी। दो चीज़ें समझ में आ गई। जेसीपी मैज़नी वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी, ही वाज बोर्न इन जिनोवा इन 1807। टू थिंग्स, थर्ड वन इज ही बिकेम द मेंबर ऑफ कार्बोनेरी, दैट वाज सीक्रेट सोसाइटी। तो कार्बोनेरी क्या थी, सीक्रेट सोसाइटी थी। 24 ईयर्स का जब वो था तो उसको 1831 में लिगुरिया में रिवोल्यूशन करने के लिए उसको कंट्री से निकाल दिया गया, स्टेट से निकाल दिया गया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। उसने 2 अलग से ग्रुप बना लिए। पहला था यंग इटली और मार्सेल्स में बनाया था, और दूसरा था यंग यूरोप जो बर्न में बनाया था। बर्न स्विट्जरलैंड में, आपको याद रखना है, बर्न स्विट्जरलैंड में है। आफ्टर दैट whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. मैज़नी क्या सोचता था? मैज़नी believed that God had intended nations to be the natural units of mankind,
कि जो भगवान ने नेशंस बनाए हैं तो क्या इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है. सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स. तो क्या होना चाहिए, इटली को यूनिफाइड हो जाना चाहिए कि नहीं. जो छोटे छोटे स्टेट्स में जो इटली डिवाइडेड है वो क्या होना चाहिए, वो एक सिंगल कंट्री बनना चाहिए. इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस. दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. अगर ये सारे कंबाइंड कलेक्टिवली अगर मिल जाते हैं तो इटली जो है वो मतलब क्या हो जाएगा, फ्री. फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड. इन कंट्रीज में भी उसकी जो सीक्रेट सोसाइटीज बनी, यंग यूरोप, यंग इटली एक्सेट्रा, तो उसी तरह से इन कंट्रीज में भी सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी. एंड मेजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, क्योंकि वो किंगशिप के पूरा अगेंस्ट था. आपको ध्यान से सुनना है, रिवोल्यूशनरीज जो थे वो मोनार्की के अगेंस्ट थे, मोनार्कियल सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे. एंड इज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, और किसके फेवर में थे ज़्यादातर लोग, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स. फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स, और इससे कंजर्वेटिव पीपल जो थे वो डर गए. मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. मेटरनिक कौन था, ही वॉज द ड्यूक, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक, राइट. ही वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. तो you have to remember Duke Metternich was Chancellor of Austria, and he said that the most dangerous enemy of our social order for Giuseppe Mazzini. अब यहाँ पे एक बार देख सकते हैं आप इसमें Giuseppe Mazzini सीक्रेट सोसाइटीज में काम करते हुए. Giuseppe Mazzini एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833. यंग यूरोप, इससे पहले उन्होंने यंग इटली बनाया 1831 में मार्सलेस में, और स्विट्जरलैंड में यानी कि बर्न में यंग यूरोप उन्होंने बनाया. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक वट एवर वी हैड टू डू. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एज ऑफ रिवोल्यूशंस. 1830 से 1848 के बीच में जो रिवोल्यूशंस हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर को एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ें, वीडियो को देखें, पूरा देखें. डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो. एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग you can WhatsApp me, you can send the message, voice message, etc. You can call me to ask your doubt. Thank you. Have a nice day.